Hello everyone, today we'll be discuss Charter Act 1853 and Polity and Indian Constitution, Chapter First, Topic 7th, Detail Explain। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की कि चार्टर एक्ट 1853 आने का क्या कारण था और वह कौन सी सिचुएशन थी जिसके कारण चार्टर एक्ट 1853 आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के सीरीज़ में चार्टर एक्ट 1853 जो है ना, एक लैंडमार्क, मेजर लैंडमार्क है। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का के एरा में लास्ट चार्टर एक्ट था। ठीक है, उसके बाद कंपनी के लिए कोई चार्टर एक्ट नहीं लाया गया। इसके बाद डायरेक्ट 1857 के विद्रोह के बाद एक्ट आता है जिसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रूल करने लगती है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात करी। अब 1853 के चार्टर एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड फॉर एफिशिएंसी। तो 1833 तक पावर का एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन हो चुका था और बढ़ते एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन और डायनामिक गवर्नेंस के चलते लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत थी। ठीक है, और सेकेंड, ग्रोविंग डिसकंटेंट अगेंस्ट कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी के रूल में जो है ना, ब्रिटेन होगा और इंडिया के लोग हो गए, वो दोनों डिसफेक्शन थे। ठीक है, पार्लियामेंट कंपनी पर अपना शिकंजा पूरी तरह कसना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने कंपनी को इस बार कोई फिक्स्ड टाइम एक्सटेंशन नहीं दिया गया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793, 1833, 1813 इनमें एक्सटेंड दिया गया था हर 20 साल का, पर यहाँ पर एक्सटेंड नहीं दिया गया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि कंपनी को अब अबॉलिश कर देना चाहिए, वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे हाथों में ले लिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब बात करते हैं मेजर प्रोविज़न ऑफ चार्टर एक्ट 1853। फर्स्ट प्रोविज़न, लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ कंपनी एरा। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि पिछले सारे जो चार्टर एक्ट थे, जैसे कि 1793, 1830, 1833 में हर 20 साल के लिए रिन्यूअल होता था, लेकिन यहाँ पर जो लिमिट थी स्पेसिफाई कर दी जाती थी, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में उसको नहीं एक्सटेंड किया गया। मतलब मान लिया गया है कि अब कंपनी का शासन समाप्त कर देना चाहिए और उसकी जितनी भी पावर है वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में ले लेनी चाहिए। सेकेंड, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। कैसे? तो साहब, इस एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल में लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने वाले और एग्जीक्यूटिव कानून लागू करने वाले फंक्शन को अलग अलग कर दिया। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जा सकता है? सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ओके, अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एक्सपांसन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्रिएशन ऑफ मिनी पार्लियामेंट। कैसे? तो भैया काउंसिल में कानून बनाने के लिए 6 नए मेंबर को जोड़ा गया। ठीक है, जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर कहा गया, और इस एक्सपेंड काउंसिल में बिल्कुल ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह डिबेट होती थी, प्रोसीड्यूर्स अपनाए गए, और इसलिए इसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और चौथे की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस फाइनली इम्प्लीमेंट किया गया था। 1833 में तो बात की जा रही थी ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस की, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण वह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जो बाद में चार्टर एक्ट 1853 में इम्प्लीमेंट किया गया। और इसके लिए मैकॉले कमेटी को भी बनाया गया, जो इंडियन सिविल सर्विस का की गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया। कैसे? लोकल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया गया, जो 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर ऐड हुए उसमें, उनमें से 4 को बॉम्बे होगा, मद्रास होगा, बंगाल होगा, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल काउंसिल से लाया जाता था। ठीक है,
हमने बात कर ली यहाँ पर फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस की। हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट फॉर मेंस प्रोस्पेक्टिव। ओके, तो उसमें सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट मेंस प्रोस्पेक्टिव में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डेथ नेल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि 1813 हो गया, 1793 हो गया, 1833 हो गया। इस चार्टर एक्ट में हर बार 20 साल के लिए रिन्यूअल दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंड ख़त्म कर दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड नहीं मिला, जो बाद में 1857 के विद्रोह में, उसके बाद 1858 का जो एक्ट आता ना, उसके माध्यम से कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग होना और ब्रिटिश लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करना ही आगे चलकर मॉडर्न इंडियन पार्लियामेंट्री का नींव बना। ठीक है। बर्थ ऑफ मेरिटोक्रेसी। कैसे? क्योंकि सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन को शुरू किया गया, जिसके कारण टैलेंट बेस्ड सिलेक्शन हुआ। ठीक है, जो आज के आईएएस सिस्टम के रूप में देखते हैं और जिसकी हम तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है, ये ओवरऑल हमने प्रीलिम्स, मेंस एंड मल्टीपल फैक्ट देख लिए। अब हम सामान्य तौर पर 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट का डिटेल कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन मेन पॉइंट वाइज करेंगे। तो चार्टर एक्ट 1833 का 33 जो था, उसमें टाइम का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। कितने? 20 साल का। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 में ये एक्सटेंड नहीं किया गया। ठीक है। अब 1833 का दूसरा पॉइंट है सिविल सर्विस में। तो सिविल सर्विस को लाया तो गया था, ओपन कंपटीशन की बात तो की गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट देखने को मिलता है, और इसी के कारण मैकॉले कमेटी 1854 भी बनाई गई। ठीक है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही कानून बनाती थी, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को सेपरेट किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 में लोकल रिप्रेजेंटेशन को। तो चार्टर एक्ट 1833 में लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलता था, और ये पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड थी। ठीक है। बट 1853 में 4 प्रोविंस जो थे ना, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल को जगह मिली 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हम यूपीएससी स्पेसिफिक बात करते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर में आपको कैसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए हम मल्टीपल 1 2 3 ट्रैप देखेंगे और ट्रैप को ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे हमको यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ट्रैप 1 की बात करते हैं। तो द चार्टर एक्ट 1853 इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन द गवर्नर जनरल इज काउंसिल। नो, क्यों गलत है? क्योंकि पोर्टफोलियो सिस्टम मिनिस्ट्री एजुकेशन लॉर्ड कैनिंग के टाइम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत आया था, ना कि 1853 में आया था। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ट्रैप 2 की बात कर लेते हैं आप। तो ट्रैप 2 क्या बोल रहा है कि इंडियंस वर सक्सेसफुली अपॉइंट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द चार्टर एक्ट 1853। नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं था कि इंडियंस आ गए थे। उन 4 सीट पर जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल ही थे, जिन्हें लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भेजा था। इंडियंस की एंट्री बाद में चार्टर एक्ट 1831 के माध्यम से शुरू हुई। ठीक है, हमने प्रीलिम्स की बात कर ली, मेंस की बात कर ली, बहुत 2 ट्रैप्स पढ़ लिए, मल्टीपल फैक्ट पढ़ लिए। अब हमें फाइनल एग्ज़ाम जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमें ज़रूरी क्या है कि हम चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करें और मेमोरी ट्रिक के माध्यम से याद करें। तो हम 1853 के चार्टर एक्ट को हम एक मेमोरी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वह मेमोरी ट्रिक है लॉस्ट
LOST। लोस्ट में फर्स्ट लेटर है एल में लेजिस्लेटिव काउंसिल सेपरेटेड, जिसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। दूसरा ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस, ठीक है। एस स्थानीय मतलब लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया। और टी टाइम लिमिट नो फिक्स्ड है, लास्ट चार्टर एक्ट माना जाता है ये, ठीक है। यहाँ तक हमने बहुत सारी बात कर ली। अब पूरे स्लाइड में हमने जितना भी पढ़ा है, अब उसके यूपीएससी के लिए वन लाइनर समरी ले लेते हैं। तो चार्टर एक्ट 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी चार्टर था, जिसने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को सेपरेट करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मिनी पार्लियामेंट बनाई, लोकल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की और सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन फ्रेमवर्क मैकॉले कमेटी को इम्प्लीमेंट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।